नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ फेवरेट शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम लोग यहां पर लेकर आते हैं। पूरे वीक का राउंड अप होता है, पूरे वीक की बड़ी खबरें होती हैं और उसको एक्सपर्ट के जरिए उन सभी खबरों का हम लोग विश्लेषण भी करते हैं। आज भी वो क्रम जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। कई सारी खबरें हैं और उन सभी खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट होमेंट्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में एक बार फिर से। थैंक यू अभिषेक जी। सर, आपसे चर्चा शुरू करें एक बार, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑन द शो में कौन कौन सी खबरें हैं जिसको आज हम लोग टटोलेंगे और उसकी यहां पर हम लोग समीक्षा करेंगे। तो बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफ किया गया है, कहां मिलेगी ये सहूलियत, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा उसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई को फटकार, किस मामले में फटकार लगाई गई है, इसको भी हम लोग यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। फिर बदलेंगे, यहां पर हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे बड़े हाउसिंग ग्रुप की संपत्ति होंगी कुर्क, कौन सा ग्रुप है और क्या है मामला, उसको भी यहां पर हम लोग जानेंगे। फिर बात होगी छोटे शहरों में बनेंगी ग्रुप हाउसिंग, अच्छी पहल है जिससे फायदा लो इनकम ग्रुप्स वालों को भी हो सकता है, लेकिन कहां का ये मामला है और क्या फायदे मिलेंगे ये हम लोग जानेंगे। साथ में जानेंगे मुंबई में बनेंगे 20,000 सस्ते घर, किफायती घरों की बात हो जा रही है और जैसे कि हम लोग हमेशा बात भी करते हैं और वो चर्चा, यानी कि लो इनकम ग्रुप्स के जो लोग हैं उनको ये घर की सौगात मिलेगी मुंबई में। क्या पूरी खबर है, इसके अलावा और कई सारी खबरें होंगी, उनको भी आज हम लोग यहाँ पर अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। हरियाणा सरकार ने बजट 2026-27 में प्रॉपर्टी मालिकों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि 31 मार्च 2025 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले पूरे ब्याज को माफ किया जाएगा। हालांकि टैक्स की मूल राशि अभी भी जमा करनी होगी। इस फैसले से राज्य के शहरी क्षेत्रों के करीब 41 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी मालिकों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इसके साथ अन्य शहरी राहतों की भी घोषणा की है, जैसे 500 स्क्वायर यार्ड्स तक के घरों को हर महीने 10 किलो लीटर मुफ्त पानी और पानी सीवर बिलों पर पेंडिंग सरचार्ज भी माफ किए जाने का प्रस्ताव है। इस कदम का उद्देश्य लोगों को बकाया टैक्स जमा करने के लिए प्रोत्साहित करना है और शहरी निकायों की आय यहां पर बढ़ाना है। सर, क्या प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया ब्याज की जो माफी है, इससे लोगों को टैक्स जमा करने के लिए वाकई में ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा या ये सिर्फ एक तरह से एक हिट एंड रन स्कीम है, यानी जल्दी जल्दी लाई गई स्कीम है और फटाफट इससे रेवेन्यू इकट्ठा करना है उनको? देखिए अभिषेक, मेरे को लगता है कि ये एक प्रैक्टिकल स्टेप है। नायब सिंह सैनी सरकार ने ये प्रैक्टिकल स्टेप लिया है क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है और वहां पर लोग प्रॉपर्टी टैक्स का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अगर पे करके और उन्हें टैक्स पे एक हैवी इंटरेस्ट जो है या पेनल्टी जो है उसका पेमेंट कर देते हैं क्योंकि वो भुगतान को टाल रहे हैं। और अगर वो उसका पेमेंट करते हैं तो अथॉरिटीज के पास में बहुत सारी एकाएक पेमेंट आ जाती है, तो ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा यहाँ पर। तो लोगों को ये लगता है कि ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी चुकाकर वो अपना रिकॉर्ड साफ कर लें। और रियल एस्टेट के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप इसे देखते हैं तो कॉम्प्लायंस इंसेंटिव मैकेनिज्म है ये। इससे लोग स्वेच्छा से अपना टैक्स आके जमा करके और अपना आगे बढ़ के टैक्स जमा करते हैं। और जो मेन रीजन है, लोगों को लगता है कि सरकार ने उन्हें वन टाइम ये अपॉर्चुनिटी दी है जिससे वो आसानी से अपनी लायबिलिटी क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही मेरे को लगता है ये जरूरी है कि हरियाणा सरकार आगे सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट और डिजिटल बनाए ताकि फ्यूचर में बकाया टैक्स की समस्या कम हो और अर्बन लोकल बॉडीज की रेवेन्यू जो सस्टेनेबिलिटी है वो कहीं हद तक मजबूत हो पाए, क्योंकि इसी से रेवेन्यू जो आता है, जनरेट होता है, उसी से शहर का विकास होता है। सर, प्रोत्साहन देने की पहल तो वाकई में काबिल तारीफ है और इस पहल का स्वागत भी किया जा सकता है, लेकिन सर जो नियमित टैक्स जो यहाँ पर पे करते हैं उनके लिए सर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबायस नहीं लग रहा आपको कि मतलब वो तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, अल्टीमेटली यहाँ पर आके जो ब्याज की जो बात की जाती है, जब प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे किया जाता है, जब यहाँ पर माफ कर दिया जाता है, तो वो लोग कहीं ना कहीं ठगाव महसूस नहीं करेंगे या अन्याय टाइप का महसूस नहीं करेंगे वो? देखिए अभिषेक, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात वाजिब है, लेकिन जो लोग हर साल समय पे प्रॉपर्टी टैक्स करते हैं उन्हें लग सकता है कि ब्याज माफी से रेगुलर टैक्स पेयर्स के साथ थोड़ी सी असमानता, इनइक्वालिटी हो रही है। क्योंकि जिन्होंने नियमों का पालन किया उन्हें कोई एडिशनल बेनिफिट तो नहीं मिला, ठीक है, जबकि जिन्होंने टैक्स नहीं पे किया उनको इंटरेस्ट वेवर मिल गया। लेकिन पॉलिसी के स्तर पर अगर आप देखते हैं तो सरकार का उद्देश्य है कि वो लोग जो सिस्टम में नहीं है, जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, उनको सिस्टम में लाना, और जो सालों से टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं
वो एक बार जब सिस्टम में आते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वो ज्यादा खर्च कर पा रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ज्यादा खर्च कर पा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये पॉलिसी एक तरह की वन टाइम करेक्टिव मेजर मानी जा सकती है और ये भी पॉसिबिलिटी है और मैं कहूंगा जरूरी भी है कि हरियाणा सरकार रेगुलर टैक्स पेयर को भी किसी तरह का इंसेंटिव या रिबेट दे, ताकि वो जो ईमानदारी से हर साल पे कर रहे हैं उसको वो रेगुलर पे करते रहे। इंसेंटिव और रिबेट की अगर यहाँ पर एक तरह से कोशिश अगर की जाती है तो फिर वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका होगा उन टैक्स पेयर्स को इंटाइज करने के लिए जो कि रेगुलरली यहाँ पर पे करते हैं, और जो नहीं पे करते हैं उनको सिस्टम में लाने के लिए भी एक वन टाइम बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन सर, क्या सरकार को प्रॉपर्टी टैक्स की प्रक्रिया और दरों को भी आसान या पारदर्शी बनाना चाहिए ताकि लोग समय पर टैक्स जमा कर सकें? देखिए अभिषेक, बिल्कुल सही है। मेरा मानना है कि सिर्फ इंटरेस्ट वेवर जैसी राहत देना ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जरूर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सरकार को प्रॉपर्टी टैक्स का जो पूरा प्रोसेस है उसे सिंपल, ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अगर वो बनाती है तो ये सबसे बड़ी जरूरत है। आज कोई भी प्रॉपर्टी मालिकों को ये स्पष्ट नहीं होता कि उनका टैक्स जो है वो किस बेस पे कैलकुलेट हुआ है, क्या वो सर्कल रेट पे, क्या प्रॉपर्टी साइज पे, क्या उसके यूजेज जैसे रेजिडेंशियल या कमर्शियल पे हुआ है, या फिर लोकेशन की कैटेगरी पे हुआ है। तो जब कैलकुलेशन का लॉजिक लोगों को साफ नहीं होता तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है और डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। तो इससे कई बार लोग टैक्स का जो पेमेंट है, जो उसका भुगतान है, कई बार वो टाल देते हैं। अगर सरकार एक मजबूत डिजिटल टैक्स कलेक्शन बनाए, जिससे कि जैसे कि उसमें यूनिफाइड ऑनलाइन पोर्टल हो, जीआईएस बेस्ड प्रॉपर्टी मैपिंग हो और ऑटोमेटिक टैक्स कलेक्शन हो, तो लोगों को तुरंत समझ में आ पाएगा कि ये प्रोसेस एक्चुअल में क्या है। तो इससे लोग ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे और उसका टैक्स का भुगतान भी कर पाएंगे। तो मेरे को लगता है इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, कंप्लायंस बेटर होता है और हरियाणा की जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनकी रेवेन्यू कलेक्शन अच्छी होती है। तो रेवेन्यू कलेक्शन जब जब अच्छी होती है तो उससे उस शहर का विकास अच्छा होता है और रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक तरह से ट्रांसपेरेंसी से क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ट्रांजैक्शंस और स्मूथ होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला है काबिल तारीफ है और वेलकम नोट पे हरियाणा सरकार के इस फैसले को लिया जा सकता है, खासतौर पर उनके लिए जो सिस्टम में नहीं है यहाँ पर। चलिए अब रुक करते हैं यहाँ पर दिल्ली एनसीआर का। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और बिल्डरों के कथित गठजोड़ की जांच में देरी पर सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जांच लंबी खिंचने से हजारों फ्लैट खरीदारों की परेशानी और बढ़ रही है। यह मामला खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के उन प्रोजेक्ट से जुड़ा है जहां सबवेंशन स्कीम के तहत लोगों से पैसे लिए गए लेकिन उन्हें समय पर घर नहीं मिले। अदालत ने सीबीआई से कहा है कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को जल्द नियमित केस में बदला जाए और जांच तेज की जाए। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि मामलों को राज्य एजेंसियों को सौंपने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि घर खरीदारों को न्याय दिलाने में और देरी नहीं होनी चाहिए। सर, बैंकों और बिल्डरों के गठजोड़ मामले में कोर्ट के फैसले के बाद भी सीबीआई की जांच में देरी हो रही है। सर, क्या यह संकेत देता है, आपको क्या लगता है इस पे? देखिए अभिषेक, इतना गंभीर मामला और उसमें जब जांच लंबी खिंचती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल डिले है। इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क के अंदर इंस्टीट्यूशनल डिले है और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन, जो डिपार्टमेंट के इंटरनल कोऑर्डिनेशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं इश्यूज उसके अंदर है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कई प्रोजेक्ट ऐसे रहे हैं जहां पर पिछले कुछ सालों में सबवेंशन स्कीम के तहत होम बायर्स ने पैसे अपने लगाए और बैंकों ने लोन भी जारी कर दिया और वो प्रोजेक्ट समय पर पूरा भी नहीं हुआ और फाइनेंशियल बर्डन उसका सीधा सीधा होम बायर्स के ऊपर आया। तो ऐसे मामलों में मेरा मानना है कि अगर जांच पूरी तरह से नहीं होती तो सबसे ज्यादा नुकसान उन फैमिलीज का होता है जो वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं और साथ साथ ईएमआई और रेंट दोनों पे कर रहे हैं। मतलब ईएमआई तो पे कर ही रहे हैं और चूंकि मकान नहीं मिला तो साथ साथ रेंट भी पे कर रहे हैं। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कड़ा रुख दिखाया और स्पष्ट कहा है कि जांच में देरी होम बायर्स की परेशानी बढ़ा सकती है। तो मेरे हिसाब से ये मामला किसी एक प्रोजेक्ट का नहीं है बल्कि पूरे रियल एस्टेट फाइनेंसिंग इकोसिस्टम की अकाउंटेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जांच तेजी से पूरी होनी चाहिए ताकि मार्केट में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी जो लॉस हो रहा है वो पूरी तरह से मार्केट में अब दिख पाए। क्योंकि जब जब रियल एस्टेट के अंदर ट्रस्ट की कमी आती है तो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती
और रियल एस्टेट के साथ में बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। तो रियल एस्टेट का अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। उसके लिए बाजार में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी जितनी बढ़ेगी उतना रियल एस्टेट ग्रो करेगा। देखिए, देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है और सबसे बड़ी जो जांच एजेंसी है सीबीआई है, दोनों के बीच में तालमेल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सीबीआई को, लेकिन फिर भी देरी हो रही है और उसको फटकार लगाना पड़ गया है। तो सोचिए कि जो एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल जो जांच एजेंसीज हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर यहाँ पर भी कितना बड़ा सवाल होता हुआ देख सकता है। लेकिन सर, क्या लग रहा है कि इसके लिए कोई ऐसे जो मामले आते हैं, कोई त्वरित राहत उपाय इसके अलावा नहीं हो सकता, जिससे कि उनको घर जो जिनके फंसे हुए हैं यहाँ पर उनको जल्दी मिल सके? सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया है, सीबीआई अब यहाँ पर देरी कर रही है। इसके अलावा सर क्या कोई उपाय हो सकता है इसमें? देखिए अभिषेक, मेरे को लगता है त्वरित राहत के लिए कुछ प्रैक्टिकल मैकेनिज्म जरूर अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे प्रोजेक्ट में जहां खरीदार बहुत सालों से फंसे हुए हैं, वहां सरकार और रेगुलेटर्स को प्रोजेक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है उसको कहीं हद तक तेज करना चाहिए। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि जो कैपेबल डेवलपर्स हैं उनको प्रोजेक्ट टेक ओवर या कंप्लीशन मॉडल के तहत दे दिया जाए, तो वहां कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हो सकती है और खरीदारों को घर मिलने की उम्मीद बन सकती है। दूसरे बात करें तो जिन होम बायर्स पर ईएमआई का दबाव है, उनके लिए बैंकों को कुछ समय के लिए मॉरेटोरियम या इंटरेस्ट रिलीफ जैसे ऑप्शंस जरूर देने चाहिए। इससे जो आर्थिक दबाव है होम बायर्स के ऊपर कहीं हद तक वो थोड़ा कम होगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिस तरह जांच को तेज करने पर जोर दिया है, और वो भी मेरे को लगता है कि अब जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक असली न्याय नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जिम्मेदारी जिसकी तय होगी गलती उसकी है और भुगत बायर्स रहे हैं। तो यहाँ जिम्मेदारी को तय करना जरूरी है और मेरा मानना है कि राहत का असली समाधान ही यही है कि प्रोजेक्ट पूरे हो और खरीदारों को उनका घर जल्दी से जल्दी मिल पाए। प्रोजेक्ट पूरे हो, खरीदारों को अपना घर जो है वो जल्दी से जल्दी मिले इसके तहत। और सर, आपने एक बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट भी यहाँ पर रखा है, जब तक कि यहाँ पर ये पूरा मामला सुलट नहीं जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद जो बैंक्स हैं यहाँ पर भी उनको यहाँ पर थोड़ा सा इंटरवीन करने की ज़रूरत है। और जो जिन्होंने लोन लिया हुआ है उनको थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ देने की ज़रूरत है। ये एक इंटरम या फिर थोड़ी क्षणिक राहत यहाँ पर ज़रूर उनको दे सकती है। सर, क्या लेकिन गठजोड़ की जांच में जो हम लोग देख रहे हैं बैंक और बिल्डर्स के बीच में, उसमें सुधार के लिए कोई सिस्टमैटिक बदलाव या नियम बनाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसे मामले में खरीदारों को नुकसान ना हो? देखिए, मैं कहूंगा कि ऐसे मामलों में जो सबसे बड़ा सबक है वो यही मिलता है कि सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की यहाँ सख्त जरूरत है। सबसे पहले प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में बैंकों की जो लायबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, और ज्यादा वहां स्पष्ट होनी चाहिए। बैंक अगर किसी प्रोजेक्ट को लोन दे भी रहे हैं तो उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि पैसा कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट जो प्रोग्रेस है उसी के अनुसार जारी हो, ना कि बड़ी रकम डेवलपर को पहले दे दी जाए क्योंकि डेवलपर से आपकी ट्विनिंग है या कहीं ना कहीं पैसे की लेन देन है। तो ये बिल्कुल ना हो। दूसरा, रेगुलेटर्स को फाइनेंशियल मॉनिटरिंग और जो एस्क्रो मैकेनिज्म है, क्योंकि अब रेरा आने के बाद एस्क्रो मैकेनिज्म अच्छे से वर्क करता है, तो एस्क्रो मैकेनिज्म को और ज्यादा सख्त बनाने की जरूरत है ताकि जो बायर्स का पैसा है वो केवल उसी प्रोजेक्ट के अंदर लगे, वो कहीं और ना लगे। और आज रियल एस्टेट सेक्टर पहले से ज्यादा रेगुलेटेड है, लेकिन फिर भी इन्फोर्समेंट को और मजबूत करने की जरूरत है। अगर ऐसे सख्त मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क लागू हो जाए तो भविष्य में ना तो बिल्डर बैंक जो उनकी सांठगांठ है उसकी गुंजाइश रहेगी, और ना ही जो बहुत सारे होम बायर्स हैं उनका सालों से जो अपने घर का संघर्ष करना पड़ रहा है वो आगे हो पाएगा। मतलब अब लोगों को उससे इस तरीके से को अगर यूज करते हैं तो लोगों को उनका घर आसानी से मिल पाएगा, और फिर अगेन रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बढ़ेगा, उसका फायदा पूरी इकोनॉमी को होगा। वेरी वेल सेट। सर, बस इस चीज़ को थोड़ा सा अमल करने की यहाँ पर ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंसल एपीआई लिमिटेड और उसके प्रमोटर से जुड़ी लगभग 313 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अटैच की हैं। ये कार्रवाई पीएमएलए कानून के तहत की गई है। जांच में सामने आया है कि लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर घर खरीदारों से करीब 1235 करोड़ रुपए अग्रिम लिए गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 921 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के विकास पर खर्च किए गए। बाकी 313 करोड़ रुपए अन्य गतिविधियों में डाइवर्ट कर दिए गए। एक तरह से जो नॉन प्रोजेक्ट की योजनाएं थी, जहां इनको पैसा नहीं लगना था, उसके अलावा दूसरी गतिविधियों में लगा दिया गया। ईडी ने आगरा में स्थित लगभग 9.08 हेक्टेयर आवासीय भूमि समेत बराबर मूल्य की संपत्तियां अटैच की है।
कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ 278 एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें फ्लैट और प्लॉट ना देने और धन के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। सर, ईडी की कार्रवाई के बाद खरीदारों को अपने फ्लैट और प्लॉट जल्द मिलेंगे कि अभी इसमें समय लगेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए अभिषेक, मैं कहूंगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कार्रवाई है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत जरूरी था। क्योंकि इससे ये कम से कम साफ संदेश जाता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर फंड डायवर्शन या फंड्स की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई है तो वहां सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि केवल संपत्ति को अटैच करना या संपत्ति के अटैच हो जाने से तुरंत कहीं ना कहीं बायर्स को उनके फ्लैट या प्लॉट नहीं मिल पाएंगे, और ऐसा संभव होता हुआ इमीडिएटली दिखता भी नहीं है। क्योंकि इसके बाद कानूनी जो प्रोसेस है, जांच है, और कई बार आप देखेंगे कोर्ट के ऑर्डर्स भी आते हैं, उनके आधार पे ये तय होता है कि उस प्रॉपर्टी या उस प्रोजेक्ट का आगे क्या होगा। क्या उसे किसी दूसरे डेवलपर को देके पूरा कराया जाएगा या फिर किसी रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के तहत प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जाएगा। और अंसल एपीआई लिमिटेड के मामले में भी असली राहत तब मिलेगी जब प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हो पाएगा और बायर्स को वास्तविक पोजीशन मिलने की दिशा में ठोस कदम उठ पाएंगे। तो ऐसी कार्रवाई मेरे को लगता है पॉजिटिव है, लेकिन बायर्स को राहत मिलने में अभी मेरे को कुछ और समय लगता दिख रहा है। मतलब क्विक रेजोल्यूशन मेरे को अभी नहीं आता दिख रहा। ईडी ने भले ही यहाँ पर प्रॉपर्टी अटैच की है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला सिर्फ अटैच करना, जैसे कि सर ने बताया कि वो काफ़ी नहीं है और थोड़ी सी इसमें डिलेशन और हो सकती है। बल्कि सर अगर देखा जाए तो सुशांत गोल्ड सिटी जैसा बड़ा नाम कहा जाता है, क्योंकि वो गोमती नगर एक्सटेंशन की तरफ है, जहाँ तक कि मैं भी वहाँ पर थोड़ा सा विजिट कर चुका हूँ। बड़े नामों में शामिल है, बड़े एरियाज़ में शामिल है। उसमें ऐसी अगर कोई दिक्कत आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि होम बायर्स को यहाँ पर परेशानी का सामना कर सकता है। और बड़े प्रोजेक्ट्स के जब नाम यहाँ पर जुड़ जाते हैं और वहाँ पर ऐसी कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं जो भरोसा होता है लोगों का, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर टूटता हुआ दिखता है, थोड़ा सा हिलता हुआ यहाँ पर दिखता है। सर, लेकिन अगर भविष्य में घर खरीदारों को ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग या धन डाइवर्जन से बचाने के लिए क्या कानूनी और रेगुलेटरी उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं, जिससे कि उनको थोड़ी सी यहाँ पर राहत मिले और आगे ऐसे जो झांसे हैं वो उसमें ना आ पाए? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ा सबक तो ऐसे मामलों में यही मिलता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बहुत बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट उपाय ये है कि जो बायर्स हैं उनसे लिया गया पैसा पूरी तरह एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म के तहत रखा जाए और उसे केवल उसी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन में खर्च करने की अनुमति हो। और आज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के तहत ऐसे कई प्रोविजंस पहले से मौजूद हैं, जैसे कि फंड का बड़ा हिस्सा जो है 70% जो है वो एस्क्रो अकाउंट में जाता है और उसी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में वो लगता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन जो नियम है इसकी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट और रेगुलर ऑडिट भी उतनी ही मजबूत हो। सिर्फ आधार बना देना या पॉलिसी बना देना सफिशिएंट नहीं है, उनका रेगुलर ऑडिट भी उतना मजबूत हो। इसके अलावा सरकार और रेगुलेटर्स को डिजिटल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स और क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्टिंग को सख्त करना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह का मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू होता है तो भविष्य में मेरे को लगता है फंड डाइवर्जन या मनी लॉन्ड्रिंग की जो पॉसिबिलिटीज है वो काफी हद तक कम हो सकती है और होम बायर्स का भरोसा भी रियल एस्टेट सेक्टर पे बना रहेगा। ठीक है, चलिए अब रुक करते हैं। यहाँ पर लखनऊ की वैसे बात हो रही थी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की अब यहाँ पर बात करते हैं। एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर उन लोगों ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे शहरों में भी ग्रुप हाउसिंग और बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टाउन प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी 15 मीटर से ज्यादा ऊंची इमारतों, ग्रुप हाउसिंग, लेआउट और बड़े व्यावसायिक भवनों के नक्शे को मंजूरी देने पर विचार करेगी। पहले छोटे जिलों में नक्शा पास कराने की क्लियर व्यवस्था नहीं थी, जिससे विवाद और देरी होती थी। नई व्यवस्था लागू होने से बिल्डरों और निवेशकों को लोकल लेवल पर ही अनुमति मिल सकेगी। इससे छोटे शहरों में टाउनशिप और आधुनिक फ्लैट्स का विकास तेज होगा और रोजगार के मौके भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिख सकते हैं। सर, छोटे शहरों में टाउन प्लानिंग कमेटी बनाना छोटे शहरों के हिसाब से कितना जरूरी कदम है और इसका प्रोसेस क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए अभिषेक जी, छोटे शहरों में टाउन प्लानिंग कमेटी का जो गठन है वास्तव में मैं कहूंगा कि बहुत जरूरी और टाइम के अनुसार उठाया गया एक कदम है। अब तक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि छोटे जो जिले हैं उनमें ग्रुप हाउसिंग या मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट या फिर कमर्शियल बिल्डिंग है उनके नक्शे पास कराने की कोई
क्लियर व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से बिल्डर और इन्वेस्टर्स को या तो बड़े शहरों के डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते थे या फिर प्रोजेक्ट लंबे समय तक अटके रहते थे। यहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ये जो नया व्यवस्था है, इसके तहत जिला अधिकारी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल टाउन प्लानिंग कमेटी बनेगी और जो 15 मीटर से अधिक ऊंची जो इमारतें, क्योंकि जब ग्रुप हाउसिंग जाती है तो 15 मीटर से ऊपर जाती है, तो जो 15 मीटर से अधिक ऊंची इमारतें हैं, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और बड़े कमर्शियल लेआउट्स हैं, उनको स्थानीय स्तर पर ही अप्रूव करने का प्रोविजन बनाया गया है। तो उसी पे विचार किए थे कि उसका अप्रूवल दिया जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि अप्रूवल प्रोसेस जो पहले सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित था, वो कहीं हद तक डिसेंट्रलाइज्ड होगा और छोटे शहर पे हो पाएगा, तो इससे समय भी कम लगेगा। और इसका रिजल्ट ये होगा कि छोटे शहर भी प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट कर पाएंगे, उसको बढ़ावा मिलेगा और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों की तरफ भी बढ़ेगा। जिस हिसाब से आज के टाइम पर बड़े शहरों में लोग घर नहीं खरीद पा रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो लोग अपने होम टाउन में भी रहना पसंद करते हैं। तो छोटे शहरों में मेरे को लगता है टियर 2 टियर 3 सिटी में जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस भी है और इस हिसाब से अगर ऐसी कमिटीज बनती हैं, लोकल लेवल पे अप्रूवल्स मिलती हैं, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स यहाँ बढ़ेगा और इन्वेस्टर्स भी यहाँ आएंगे और हाउसिंग सप्लाई भी बेटर होगी और लोकल लेवल पर लोगों को कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है यहाँ पे। छोटे शहरों में ही अगर व्यवस्था यहाँ पर डिसेंट्रलाइज हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है, सर ने दो बड़े पॉइंट्स यहाँ पर बताया कि तो बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ यही वहीं पर ही लोकल अथॉरिटीज़ के अंडर ही यहाँ पर आपको जाना आसान होगा, पैसे की यहाँ पर बचत होगी, कई सारे यहाँ पर बेनिफिट्स होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन सर क्या इस नई व्यवस्था से छोटे शहरों में जो अतिक्रमण या प्लॉटिंग विवाद जो होते हैं वो कम होंगे और इसके लिए जनता को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए अभिषेक, बिल्कुल आपने कैसे ही कहा, इलीगल प्लॉटिंग, अनऑथराइज कॉलोनी और लैंड डिस्प्यूट्स जब क्लियर टाइटल होता है तो कहीं हद तक ये बहुत कम हो जाते हैं। पहले कई जगहों पे आप देखेंगे तो क्लियर प्लानिंग अथॉरिटी ना होने की वजह से बिना अप्रूवल के कच्ची कॉलोनियां डेवलप हो जाती थी। इसके बाद बायर्स को सड़क, सीवर, बिजली और अन्य फैसिलिटीज को लेकर कहीं ना कहीं समस्या से जूझना पड़ता था। और अब जब ये बन जाएगा तो जिला स्तर पर ही प्लान्ड अप्रूवल सिस्टम बनेगा और लेआउट्स और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट की जांच पहले ही हो जाएगी और कहीं हद तक जो अनऑथराइज या इलीगल डेवलपमेंट है उनकी संभावनाएं भी काफी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन साथ साथ यहाँ पब्लिक को भी सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी प्लॉट या फ्लैट को खरीदने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि प्रोजेक्ट को लोकल लेवल की जो टाउन प्लानिंग कमेटी है उससे रिलेटेड अथॉरिटी से अप्रूवल मिली है या नहीं। इसके अलावा लेआउट अप्रूवल, लैंड टाइटल क्लैरिटी और डेवलपमेंट की परमिशन अगर वहां है तो उनकी जरूर जांच कर लें। और अगर बायर थोड़ी सावधानी बरतता है तो मेरे को लगता है कि सिर्फ अप्रूव प्रोजेक्ट में ही निवेश करेगा तो भविष्य में डिस्प्यूट जो रियल एस्टेट में आता है अनऑथराइज कॉलोनी में प्रॉपर्टी बाय करने के कारण, उससे काफी हद तक निजात, मतलब उससे बचा जा सकता है। तो काफ़ी एक तीर से कई सारे निशाने यहाँ पर साधने की कोशिश की गई यूपी सरकार की ओर से। चलिए अब यूपी के बाद यहाँ पर रुक करते हैं महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में बेसिकली मुंबई का। मुंबई में किफ़ायती घरों की कमी दूर करने के लिए महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MHADA ने अगले 6 से 7 सालों में क्लस्टर रीडेवलपमेंट मॉडल के जरिए करीब 20,000 सस्ते घर बनाने का टारगेट रखा है। इस मॉडल में अलग अलग इमारतों को अलग अलग रीडेवलप करने के बजाय पूरे इलाके को ही एक साथ डेवलप किया जाएगा। माडा के अनुसार मुंबई में कई पुरानी और जर्जर इमारतें हैं जिन्हें क्लस्टर तरीके से पुनर्विकसित कर बड़ी संख्या में जमीन और एडिशनल फ्लैट्स तैयार किए जा सकते हैं। इससे खासकर लो इनकम और मिडिल इनकम सेक्शन के लिए किफायती घर अवेलेबल कराए जाएंगे। इस योजना से शहर में 800 से 1000 एकड़ तक जमीन का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और साथ ही बेहतर सड़क, बुनियादी सुविधाएं और आधुनिक आवास विकसित किए जा सकेंगे। ये 2030 तक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी कि MMR में 28 लाख सस्ते घर देने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसमें फ्यूचर की 60 से 70% सप्लाई ऐसे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से ही आने की उम्मीद है। सर, क्लस्टर रीडेवलपमेंट मॉडल को थोड़ा डीप डाइव करके सर हमारे आसान भाषा में हमारे दर्शकों को पहले एक बार समझा दीजिए, और ये कितना इंपॉर्टेंट है लो इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए? देखिए अभिषेक, क्लस्टर रीडेवलपमेंट मॉडल का मतलब बहुत आसान है। मतलब आमतौर पे आप देखेंगे किसी शहर में पुरानी जो इमारतें होती थी उनका रीडेवलपमेंट होता है, तो एक एक बिल्डिंग को अलग अलग तोड़कर नया बनाया जाता है। लेकिन
क्लस्टर मॉडल में पूरे इलाके या कई ऐसी इमारतों को एक साथ लेकर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाता है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब महाडा, इसी मॉडल के जरिए पुराने और जो जर्जर हो चुके इलाके हैं उनको एक साथ डेवलप करने की प्लानिंग बना रही है। इससे जमीन का बेटर उपयोग हो पाएगा मुझे लगता है, क्योंकि नई स्कीम में बड़े रोड, ओपन स्पेस और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा होना और हाउसिंग यूनिट्स भी, चूंकि एफआईआर काफी बढ़ चुकी है अब, तो नए हाउसिंग यूनिट्स भी बन पाएंगे। मुंबई जैसे शहर में जहां लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, मैं कहूंगा सीमित है, तो इस मॉडल से खासकर लो इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी मेरे को यहाँ दिख रही है। जब जब बड़े स्तर पर रीडेवलपमेंट होता है तो एडिशनल फ्लैट्स तैयार होते हैं, जिससे सरकार को अफोर्डेबल हाउसिंग सप्लाई बढ़ाने का एक मौका मिलता है। और यही वजह है कि ये मॉडल आने वाले समय में शहर की जो हाउसिंग सप्लाई है उसका एक बड़ा हिस्सा बन सकती है। तो ये फैसला भी महाराष्ट्र की ओर से, माडा की ओर से जो लिया गया है वो मुंबई के निवासियों के लिए खास तौर पर और लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप्स के लोगों के लिए यहाँ पर एक संजीवनी कह सकते हैं, क्योंकि कई सारे वहाँ पर जो इलाके हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं। अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी पहुँच से बाहर है। तो ये जो फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन सर, इस योजना में पुराने घरों के निवासी जो हैं और पट्टेदारों के जो राइट्स हैं और पुनर्वास का जो प्रावधान है सर, वो कितना सेफ और कितना ट्रांसपेरेंट आपको लग रहा है कि हो जाएगा? देखिए अभिषेक, किसी भी रीडेवलपमेंट मॉडल का जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वहां रहने वाले जो मूल निवासी थे उनके राइट्स और रिहैबिटेशन कितने सिक्योर है, मतलब कितने सुरक्षित है। क्लस्टर रीडेवलपमेंट में आमतौर पे ये प्रोविजन होता है कि पुराने घर के निवासी उसको जो वहां के निवासी हैं या टेनेंट्स को नए प्रोजेक्ट में रिहैबिटेशन फ्लैट्स दिए जाते हैं, ताकि उन्हें उसी इलाके में बेटर और सिक्योर घर मिल सके। महाराष्ट्र हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसी एजेंसीज जो है आमतौर पे रीडेवलपमेंट से पहले रेजिडेंट्स के कंसेंट, मैक्सिमम रेजिडेंट्स के कंसेंट, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन और रिहैबिटेशन पॉलिसी जो तय की हुई है उस तहत काम करती है। और कई मामलों में देखा जाता है कंस्ट्रक्शन के दौरान रेजिडेंट्स को ट्रांजिट एकोमोडेशन या रेंट कंपनसेशन भी दिया जाता है। हालांकि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि पूरा जो प्रोसेस है उसमें क्लियर डॉक्यूमेंटेशन हो, डिजिटल रिकॉर्ड्स हो और गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग के तहत हो। अगर रेजिडेंट्स को उनके राइट्स या फ्लैटों के साइज या फिर पोजीशन टाइमलाइन के बारे में पहले से स्पष्ट जानकारी दी जाए तो रीडेवलपमेंट के दौरान किसी भी तरह के डिस्प्यूट सामने नहीं आते और लोगों को जो भरोसा है, लोगों का जो भरोसा है, क्योंकि जो अपने घर दे रहे हैं उनके भरोसे की भी बहुत बड़ी बात होती है, तो उनका भरोसा भी बना रहता है। तो अगर इस तरह से काम किया जाए तो ये एक अच्छा मॉडल मैं समझता हूँ। तो मुंबई का मॉडल अच्छा मॉडल हो सकता है और हो सकता है कि दूसरे शहरों में भी इसको यहाँ पर लागू किया जा सकता है। चलते हैं वापस यूपी की ओर आते हैं। एक बड़ा फैसला लिया गया है यूपी की कैबिनेट बैठक में। अब यूपी में कोई भी संपत्ति जो होगी वो बेचने से पहले विक्रेता के नाम और दस्तावेज का मिलान यहाँ पर खतौनी में किया जाएगा। अगर नाम सही है तभी रजिस्ट्री होगी। नाम का मिलान ना होने पर मामले की जांच की जाएगी। ये फैसला रजिस्ट्री प्रक्रिया में फर्जीवाड़े को रोकने और पूरे सिस्टम को पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बनाने के मकसद से लिया गया है। यूपी कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी की अध्यक्षता में इसे मंजूरी दी गई है। सत्यापन होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सत्यापन के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड भी चेक किए जाएंगे। अगर दस्तावेज का मिलान खतौनी से नहीं होता है तो रेवेन्यू विभाग इसकी जांच करेगा। खतौनी के नाम और दस्तावेज मिलाने के जो नियम है उसकी जरूरत क्यों पड़ गई इस बार और किस तरह के फर्जीवाड़े हो रहे थे जिससे कि निपटने के लिए ये नियम लाया गया है यहाँ पर? देखिए अभिषेक, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में खतौनी के नाम पर जो डॉक्यूमेंट्स है उनका जो मिलान है उसका नया नियम इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कई मामलों में सेलर के डॉक्यूमेंट्स और खतौनी के जो रिकॉर्ड है उसमें कहीं ना कहीं मिसमैच होता था। इसी कारण से डुप्लीकेट सेल और फॉर्ज सेल डीड और साथ में इलीगल ट्रांसफर और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस बहुत सारी सामने आती थी, जिनमें जेन्युइन जो होम बायर्स होते थे या प्रॉपर्टी जो भी खरीद रहे हैं और या फिर इन्वेस्टर्स हैं उनको काफी लीगल तरीके से नुकसान होता था। और कई बार जो फ्रॉडस्टर्स हैं पुराने और या फेक डॉक्यूमेंट नकल बनाकर प्रॉपर्टी बेच देते थे, तो खरीदारों का बहुत सारा पैसा डंप हो जाता था या हड़प लिया जाता था। अब इस नियम के अनुसार केवल वही सेलर
रजिस्ट्री करवा सकेगा जिसका नाम खतौनी में सही तरीके से दर्ज हो। मेरे को लगता है कि इस कदम से सिस्टम की क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ऑनरशिप ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और भविष्य में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज पर बड़ा कंट्रोल हो पाता है। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, अगर इसको सही ढंग से लागू किया जाए, क्योंकि जितनी ट्रांसपेरेंसी होती है उतना रियल एस्टेट में ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती है। लोगों के अंदर से डर खत्म होता है कि गवर्नमेंट का टाइटल को मेंटेन करने का जो मैकेनिज्म है वो परफेक्ट है, तो वहां कहीं भी फ्रॉड नहीं होगा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करते हैं। तो प्रॉपर्टी का जो मालिक होगा उसका नाम और दस्तावेज का जो मिलान है यहाँ पर खतौनी से किया जाएगा, और यहाँ पर अगर जब मिलान किया जाएगा तो ऐसे एक तरह से ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी, फर्जीवाड़े यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होते हुए देख सकते हैं। लेकिन सर, जो नई प्रक्रिया से संपत्ति रजिस्ट्रेशन जल्दी और सुरक्षित होगी, या इससे लोगों को जो एडिशनल टाइम और जाएगा, उनका पेचीदगियाँ होगी, जो थोड़ी सी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी? क्या लग रहा है इसमें? देखिए अभिषेक, जब भी कोई नया प्रोसेस लागू होता है तो शुरू में ये पॉसिबिलिटीज होती हैं कि प्रोसीजरल डिले होगा, और क्योंकि एडिशनल वेरिफिकेशन स्टेप उसके अंदर ऐड कर दी जाते हैं, और रजिस्ट्री से पहले नाम और डॉक्यूमेंट्स का कंप्लीट वेरिफिकेशन अब जरूरी होगा, तो कहीं ना कहीं एडिशनल डिले तो देखने को मिलेगा। तो पहले डॉक्यूमेंट मिसमैच और फॉर सेल के कारण कई ट्रांजैक्शन सालों तक जुडिशियल पेंडेंसी और डिस्प्यूट्स में फंसे रहते थे। अब नियम के अनुसार रजिस्ट्री केवल और केवल वेरीफाइड ऑनर्स के नाम होगी, जिससे फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन की पॉसिबिलिटी लगभग समाप्त हो जाती है। लंबे समय से इस सिस्टम को ज्यादा सिक्योर, लिटिगेशन फ्री और मैं तो कहूंगा रोबस्ट बनाएगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में ही मान के चलिए थोड़े एडिशनल एफर्ट्स और समय जरूर लगेगा, लेकिन ये स्टेप प्रॉपर्टी बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए लीगल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की सिक्योरिटी इंश्योर करेगा और मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में भरोसा बढ़ाएगा। बिल्कुल सही बात है। एडिशनल टाइम यहाँ पर ज़रूर लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो सेफ्टी ज़रूरी है यहाँ पर, वो यहाँ पर मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर भले थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन ये फैसला जो है यहाँ पर जो घर खरीदार हैं उनके एक तरह से हित में लिया गया है। सर, अगर नाम या दस्तावेज मिलान नहीं होता है तो रेवेन्यू विभाग की जांच प्रक्रिया में खरीदार या विक्रेता के अधिकार और जो सुरक्षा है वो कैसे यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी? देखिए यहाँ अभिषेक जी, अगर मिसमैच है तो रेवेन्यू जो विभाग है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, और उस दौरान दोनों पक्ष, सेलर और बायर, को पूरी तरह से सेफगार्ड और नोटिस मिलेगा और उनका दोनों का पक्ष सुना जाएगा। कानूनी तरीके से जो पक्ष है वो सुना जाएगा, और डिपार्टमेंट जांच के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनरशिप की क्लैरिफिकेशन, साथ में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो उसको जरूर अपनाएगा, ताकि जेन्युइन ऑनर या बायर को नुकसान ना हो। सभी को नोटिसेस और वेरिफिकेशन डिजिटली और ट्रांसपेरेंटली मेंटेन करने होंगे। इस तरह फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को रोका जाएगा और सिस्टम अधिक रोबस्ट और ट्रस्टवर्दी और अकाउंटेबल बनेगा। साथ ही प्रॉपर्टी बायर्स और इन्वेस्टर्स के लीगल राइट्स, मेरे को लगता है, इससे पूरी तरह सुरक्षित, सेफ हो पाएंगे, जिससे प्रॉपर्टी मार्केट में फिर से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी तभी बढ़ पाएगी। कुल मिला के सेफ्टी जो है बायर्स की यहाँ पर वो इंश्योर की जा सकती है। चलिए अब रुक करते हैं यहाँ पर फटाफट खबरों का, देखते हैं कौन सी खबरें हमारे फटाफट खबरों में यहाँ पर शामिल हुई हैं। तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी का असर जो है अब पेइंग गेस्ट यानी कि पीजी आवास पर भी पड़ने लगा है। आईटी सिटी बेंगलुरु में कई पीजी मालिकों ने गैस बचाने के लिए खाने की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब हफ्ते के दिनों में सिर्फ 2 समय खाना देने और गैस ज़्यादा खर्च करने वाले व्यंजन जैसे कि डोसा हो गया, पूड़ी हो गया, तली चीज़ें हो गई, उनको कम करने की सलाह दी गई है। कुछ पीजी में सेल्फ कुकिंग सर्विस भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। इस सिचुएशन के बीच कुछ टेक कंपनियां और विशेषज्ञों ने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने का सुझाव दिया है, ताकि ईंधन की जो खपत है वो यहां पर कम हो सके। वहीं जल्द शुरू होगा जेवर एयरपोर्ट, इसके लिए क्या बताया गया है? जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्दी किया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने राज्यसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस मिल चुका है, जो उड़ान शुरू करने से पहले जरूरी मंजूरी होती है। एक तरह से अब उद्घाटन के बाद लगभग 45 दिन से 2 महीने के अंदर एयरलाइन सर्विस शुरू होने की उम्मीद है। पहले फेज में एयरपोर्ट पर एक रनवे और 1.2 करोड़ यात्रियों की ईयरली कैपेसिटी होगी और करीब 150 उड़ानें रोज संचालित हो सकेंगी। यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका यहां पर अदा करेगी। वहीं आखिर में
पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि पीएमसी ने अपने 2026-27 के ड्राफ्ट बजट में हाल ही में मर्ज किए गए 23 गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 954 करोड़ रुपए दिए हैं। अर्जेंट जरूरतों को पूरा करने पर फोकस करते हुए बजट में पानी के लिए 250 करोड़ रुपए, ड्रेनेज के लिए 130 करोड़ रुपए और सड़कों के लिए 160 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस पहल का मकसद इन इलाकों में रहने की सुविधा को बेहतर बनाना और तेजी से हो रहे शहरीकरण को मैनेज करना है। इन इलाकों के नए कॉरपोरेटर्स के चार्ज संभालने के बाद ये पहला बजट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के भारी दबाव को दिखाता है। सनी, खबरों में से किसी एक में टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कहूँगा कि बेंगलुरु के जो पीजी अकोमोडेशन में एलपीजी शॉर्टेज है उसके ऊपर बात करना जरूरी है, क्योंकि उसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत ने खाना बनाने और डेली ऑपरेशंस पे सीधा कहीं ना कहीं प्रभाव डाला है। पीजी मालिक अब कुकिंग शेड्यूल और मेन्यू एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे सप्ताह में केवल 2 बार खाना देना या हाई गैस कंज्यूमिंग डिशेस जैसे डोसा है, पूरी है, ऐसी तली चीजों को कम करना। कुछ पीजी में सेल्फ कुकिंग फैसिलिटी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है, जिससे टेनेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में वर्क फ्रॉम होम जैसे उपाय मुझे प्रैक्टिकल लगते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं उनके कम ऑफिस आने से कम्यूटिंग और कुकिंग रिलेटेड गैस कंजम्पशन दोनों घटेंगे। मेरी एक्सपर्ट प्रोस्पेक्टिव ये है कि शॉर्ट टर्म क्राइसिस, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन और अल्टरनेटिव फ्यूल एडॉप्शन और ऑपरेशनल प्लानिंग की यहाँ जरूरत है। इसको कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अगर अच्छे से मैनेज किया जाए तो चीजें मैनेज हो सकती हैं। और पीजी ऑनर्स को लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं एनर्जी एफिशिएंसी और कंटीजेंसी प्लान अपनाने चाहिए, ताकि टेनेंट्स पर असर कम से कम हो पाए। रेंटल सर इनकम के लिहाज से भी सर यहाँ पर एक सवाल बनता है, क्योंकि कई सारे ये तो सिर्फ आईटी शहर बेंगलुरु की बात हो गई, लेकिन और भी कई सारे शहर होंगे जहाँ पर ये किल्लत देखी जाने की होगी और कई लोग ये शायद मुहिम में हैं कि मतलब वर्क फ्रॉम होम की अगर फैसिलिटी अगर मिल जाए तो वो निकल जाए। अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल सर क्या लग रहा है कि जो रेंटल इनकम वाला एक जो सेक्टर है वो कैसे प्रभावित होगा, कितना प्रभावित हो सकता है इससे? देखिए, ये युद्ध कितना आगे तक जाएगा आज इसकी स्थिति बहुत ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन कोविड के टाइम पे देखा गया था कि रेंटल में गिरावट ठीक ठाक आई थी, लेकिन जैसे ही वो फेज क्रॉस हुआ रेंटल बहुत ज्यादा शूट अप हुए। तो मेरे को शॉर्ट टर्म अभी दिख रहा है, लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चला तो वर्क फ्रॉम होम जैसी स्थिति इंडिया के अंदर डेवलप हो सकती है फिर से, जो कोविड के टाइम पे हुई थी। और कहीं ना कहीं रिसोर्स का बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ सकता है। अभी तो जैसे हमारे पीएम साहब ने ये कहा ही है कि हमारे पास रिसोर्सेज अभी है, अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर महीने 2 महीने का रिसोर्सेज है हमारे पास तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इससे परेशान हो रहा है। और 200 बैरल जो इसका डॉलर के हिसाब से जो इसकी कॉस्ट जा सकती है, इसका संकेत अपने आप में ही दिखाता है कि पूरा वर्ल्ड इससे प्रभावित होगा। तो शायद ये बहुत लंबा ना चले और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े। उम्मीद हम यही करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम लोग भी उम्मीद करें कि ये वॉर जल्द से जल्द रुके और सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेबल हो जाए, सारी चीज़ें अलाइन हो जाएं और हम लोग ज़िंदगी की जो बात करते हैं यहाँ पर वो वापस एक तरह से ट्रैक पे यहाँ पर आ जाए। प्रदीप सर, आज आपने समय दिया और तमाम खबरों का आपने बारीकी से सर यहाँ पर विश्लेषण किया सर, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अभिषेक जी। तो आज के शो में बस इतना ही। बाकी ये शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।